गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी गिविंग मी वन मोर चांस कि मैं आपकी वडियाई का गुणगान कर सकूं। मैं इस लायक तो नहीं हूं, बट आपके आदेश का पालन करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जो आपने मुझे बोला था कि चाहे कुछ भी हो मेरा सत्संग करते जाना। सबसे पहले आज जिसने भी प्लेलिस्ट बनाई है, मोस्टली गुरु जी के टाइम के शब्द थे और रागी भी सेम थे और बहुत आनंद आया और गुरु जी का वक्त याद आया। तो थैंक यू गुरु जी, और जिन्होंने भी बनाई है उनका भी शुक्राना। आज एक्चुअल में मैं पहले यहाँ सत्संग शेयर कर चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक 2 बार, समथिंग लाइक दैट। आज मेरी बेटी के लिए था, तो शी इज़ बिजी। फ्राइडेज को वर्किंग होती है वो, तो देन आई गॉट अ चांस। तो मैं उससे रिलेटेड आई ट्राई टू शेयर सत्संग जो गुरु जी के दिए हुए हैं। हम लोगों के लाइफ में जब गुरु जी आए 95, तो हम लोगों की लाइफ बहुत स्मूथ थी और सब कुछ था हमारे पास। ऐसा कुछ नहीं था जो जिसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत थी, या और वैसे भी मैं किसी भी चीज में मेरा बिलीफ नहीं था, किसी पूजा पाठ, नो व्रत, नो नथिंग। और जोशियों से तो मुझे खास नफरत थी। आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज्योतिषों में बिलीव करते थे और बिजनेस अच्छा था और उनके ऊपर काफी पैसा। उम, उम, उनको बुलाना, हम लोग श्रीलंका में थे, तो उनको वहां बुलाना, एंटरटेन करना, प्लस उनको वो पता नहीं कितने कितने स्टोन्स ले आते थे, 1.5-2 लाख के सबके लिए। और लाइक अंधविश्वास जैसे जिसको कहते हैं। फिर गुरुजी आए हमारी लाइफ में और बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड के सब चीजों से कि वो किसी को भी विश्वास करते हैं, तो मुझे आने में वक्त लगा। क्योंकि उन दिनों उस टाइम पे लाइक जैसे भी टिल टुडे कि कोई बहुत सारे बाबा हैं इंडिया में, खासकर इंडिया में, और सब बहुत बेवकूफ बनाते हैं और उनको पता चल जाता है कि किसके पास पैसा है, किसके पास क्या चीज है, तो उस हिसाब से वो लोग आवाज लगाते हैं। तो मेरा ये मानना था। आई एम वेरी सॉरी, बट गुरुजी तो साक्षात ईश्वर इस धरती पर आए और वो हमारा आगे वाला टाइम देख सकते थे, कि इसलिए हम लोगों को बुला रहे थे कि वो हमारे कर्म काट सकते थे। हमारा आने वाला वक्त खराब था, या वो हमारे जन्मों के कर्म काटना चाहते थे। जैसा कि गुरुजी ने बोला कि मैंने तुमको मोक्ष दी, तो मोक्ष का मतलब है जन्मों का कल्याण। तो गुरुजी की भगवान की इच्छा होती है कि भगवान किसको कहाँ बुलाए, कैसे बुलाए, कब अपने चरणों में बिठाए, कितनी देर बिठाए। ये सब उनकी लीला हम लोगों ने देखी। तो उन्होंने मेरी बेटी की शादी कराई और बहुत जल्दी कराई। और वो शादी जब होने में कुछ ही टाइम था, गुरुजी ने अपने पास बुलाया, बोला मैंने इसको ब्लेस करना है। तो गुरुजी ने, क्योंकि हम लोगों को हर तरह के सत्संग करने चाहिए उसमें, क्योंकि लोगों को बहुत आंसर्स मिलते हैं। हमको कभी भी कोई चीज हाइड नहीं करनी चाहिए। शायद इसलिए गुरुजी ने बोला कि मेरा सत्संग करते जाना है। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और फिर मुझे कहते हैं कि अभी कुछ ही दिन थे उसकी शादी में, और मुझे बोलते हैं कि इसको ऑस्ट्रेलिया भेजिए, एक पॉज लेके। तो हम लोग हैरान कि गुरुजी आपने तो लाइक इसकी शादी ही फिक्स की है और ऑस्ट्रेलिया कहाँ से चली जाएगी ये, है ना, एनु ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। तो गुरुजी कुछ सी फ्यूचर, गुरुजी ने अ, उस शादी में इसके कर्म काटे, फिर इसके कर्म काटे, और गुरुजी ने इसको ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया। तो ये गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। क्योंकि हम, मेरे जैसा इंसान जो इस लाइन में, रिलीजन में, उसमें कर्मों में, कर्मों का मतलब ये था कि अपने लाइफ में एक अच्छे इंसान बनो,
बस इससे आगे कुछ नहीं मालूम था। तो मेरे जैसा इंसान अगर ये कहता है कि ये भगवान साक्षात ईश्वर धरती पर आए, तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे इन चीजों में कभी विश्वास नहीं था। तो गुरुजी ने कैसे उस बच्चे के कर्म काटे और उसको न्यू बर्थ दिया, न्यू बर्थ इन द सेम लाइफ। गुरुजी ने बोला, और इसने मर जाना था और इसकी लाश भी नहीं मिलनी थी। गुरुजी ने इतना बोला, और बोला कि सिंगला अंकल थे, सिंगलिया कोई कर सकता है इस तरह कि सेम बर्थ में न्यू लाइफ देना। और वाकई में गुरुजी ने इसको न्यू बर्थ दिया इन द सेम लाइफ, और इसके कर्म काटे। आज वो बच्चा इतना खुश है, अपने पैरों पे खड़ा है, शी इज सो हैप्पी। और गुरुजी ने उसको अम, एक इट्स अ बिग अचीवमेंट की फॉरेन कंट्री में वो एक क्लिनिक की ओनर बना दिया गुरुजी ने। रिसेंटली क्या होता है कि मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, चाहे वो गुरुजी का वचन 6 महीने में सिद्ध हो, 2 साल में हो, 4 साल में हो, या 18 साल में हो। जब गुरुजी ने इसको एक दिन और ऐसे गुरुजी की हम लोगों पर बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी नॉन संगत डे पे बुलाते थे। तो इसको बोला कि तेरा क्लिनिक होगा और दौड़ूंगा। तो उसके बाद जो है इसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई, और गुरुजी ने उनको काटा, और गुरुजी ने खुद इसके डिवोर्स कराए। ये गुरुजी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी आज की लाइफ में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो इस उसमें हैं, और वो उनको रास्ता नहीं मिलता और उसमें फंसे रह जाते हैं। इसके साथ का मैं एक सत्संग सुनाऊंगी कि 2003 की बात है, 23 या 24 नवंबर था, जो बहुत बड़ा साया था। और गुरुजी ने मुझे मौका दिया, अपने पास बिठाया और बोले कि इन्नी 60-70 हजार दिल्ली दिल्ली में शादियां थी। तो गुरुजी सेठ की सारी पंडितां दी ढकोसले बाजियां ने, हर चीज इतनी महंगी मिल रही है, लोगों ਨੂੰ जगह नहीं मिल रही, और पैसा पानी ਦੇ वर्गे बहारे ने। और इन्होंने एक शोशा पाया कि बड़ा ऑस्पिशियस डे है। गुरु जी सेठ 70% ब्याज टूट जाएंगे, डिवोर्स हो जाएंगे, और 15-20 जो लोग है, 20-25% जो भी रह जाएंगे, तो वो डिवोर्स तो भी वर्स होगा कि वो सड़ सड़ के कुड़ के रहेंगे। कोई 2 या 3 ब्याह होंगे जो सक्सेसफुल होंगे। तो और जो कि गुरुजी ने जैसा बोला और वो वैसा ही हुआ। मेरी नॉलेज में जितनी भी शादियां हुई, एक गुरुजी का एक इस तरह से कर्म काटने का भी तरीका था। वो सबके लिए 1:1 है। ये मेरा और मेरी बेटी का सत्संग है। सो इसको जो है, किसी को आंसर मिलते हैं तो वो ले जरूर, पर ऐसा भी नहीं है कि गुरुजी ने शादियां ही तोड़वाई हैं, ऐसा भी नहीं है। और करवाई भी हैं गुरुजी ने और तोड़वाई भी हैं, ऐसा भी है। तो ये 1:1 के सत्संग होते हैं, जो इससे हम लोगों को एक हिम्मत, स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो गुरुजी ने एक बार मुझे ये भी बोला कि भाटिया आंटी, अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना जो है वो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है। तो अन्याय ना सहन दियो इन्हों। तो गुरुजी की हिम्मत थी, जो गुरुजी ने मुझे स्ट्रेंथ दी, मेरे बच्चे को स्ट्रेंथ दी और उसको न्यू बर्थ दी इन द सेम लाइफ। शी इज 40+, 41 की है, हुई है अभी। और लाइक उसके वर्क प्लेस पे लोग उसको 30 का बोलते हैं, कोई बोलता है नो लेट 20s, कोई बोलता है 30, एंड शी डजंट लुक कि वो 41 की है। सो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। सो अभी जो था कि जब गुरुजी ने बुलाया कि तेरा क्लिनिक होगा, और साथ में ये बोला तू खुश रहा कर, और गुरुजी ने ये भी बोला कि मैं तेरे कर्म कटांगा, और गुरुजी ने कर्म काटे। और ये जर्नी चलती रही, और गुरुजी हिम्मत देते रहे, और उस बच्चे के हम लोगों के साथ में कर्म कटे, गुरुजी ने कटाए। और ये सत्संग
इसलिए भी जरूरी है कि इससे बहुत सारे लोगों को आंसर्स मिलेंगे, और गुरुजी बुलवा रहे हैं तो 100% मिलेंगे। तो उसके बाद कहीं भी क्लिनिक निकलता और ये उसके लिए अप्लाई करती, और वो रेट इतना ऊपर चला जाता कि ये फिर, और इतना चल भी नहीं रहा था, चलते भी नहीं थे वो क्लिनिक जो सेल पे आते हैं। तो इसको गुरुजी ने कोरोना में, जब सब तरफ से बिजनेस काम ठप हो गया, और डेंटिस्ट्री का भी बोला कि खाली इमरजेंसी केसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर वो एक चीज पास करता है तो मींस वो उसमें कोई भी उसको नहीं, अ, उस चीज पे ही चलेगा, नहीं तो यहाँ पे फाइन्स बहुत होते हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं यहाँ के। तो इमरजेंसी केसेस में शी वाज नॉट हैविंग हर ओन क्लिनिक। तो इमरजेंसी केसेस जो ओनर हैं वही करेंगे। तो शी वाज जॉबलेस दैट टाइम। और उसने, लाइक, जब बंदा जॉबलेस होता है और आपके ऊपर बहुत लाइबिलिटीज होती हैं, लाइक घर भी है, प्लस उसके ऊपर कार भी है, उसका भी ईएमआई कटना है, लाइक सो मैनी थिंग्स। और वो किसी से भी पैसे लेने के लिए कभी राजी नहीं होती। और इंडिया में भी हम लोगों के बिजनेस एकदम शट हो गए थे, क्योंकि जूते का बिजनेस था, और शूज तो विल बी द लास्ट थिंग जो कोरोना में कोई खरीदेगा। तो सब तरफ से एक अंधेरा जैसे आ जाता है, इस तरह से चल रहा था। तो मैंने इसको बोला, देख बच्चे, गुरुजी तेरा टाइम काट रहे हैं। और गुरुजी ने, जैसे ही तू 40 की क्रॉस करेगी ना, पता नहीं क्या था मेरे दिमाग में, और सब चीजों से तू अलग हो जाएगी, तो देख तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली वही हुआ। और विद इन 2 वीक्स में इसको एक रूरल एरिया में, जो रूरल तो क्या कहेंगे, टाउन है, और बिल्कुल मेलबर्न में ही है एक तरह से, 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। देखो गुरुजी ने कैसी इसके लिए जगह चुनी। और दो इस रूरल रूरल में अलाउड था, क्योंकि वहाँ कोरोना केसेस नहीं थे, वहां पर आप डेंटिस्ट्री का काम कर सकते थे। एक जॉब निकलती है और ये अप्लाई करती है, कहती है मम्मा इसके पीछे कितने ही लोग गए होंगे और मुझे जॉब नहीं मिल रही। और मैंने कहा तुम जाके देखो, वो बस जाना जरूर है, और बाकी गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। जब ये वहां गई, और काफी लोग इंटरव्यू के लिए आए, और इसकी सिलेक्शन हो गई। और 1 साल पहले की बात है ये, सिलेक्शन हुई, इसको वो जगह बहुत पसंद आई, और वहां पर जो है ये काम करने लग गई, और उसको इतना अच्छा लगने लग गया उसको, लाइक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था। तो देन ओनर वहां पर, ही इज 79 ईयर्स ओल्ड, तो वो काम कर रहा था। तो हम यही कह रहे थे कि भावना देख, तेरे को ये क्लिनिक गुरुजी जरूर लेकर देंगे। तो वो कहती है मम्मा मेरे से कितने सीनियर डेंटिस्ट हैं, तो मुझे क्यों मिलेगा, अगर मान लो फॉर सेल भी आएगा तो मुझे क्यों मिलेगा। बट गुरुजी तो कुछ भी करा सकते हैं, और बाकी सब ऑजी हैं, यही खाली इंडियन है वहां पर। और वहां चलता रहा 1 साल। और एकदम 2 महीने पहले कि ओनर ने डिसाइड किया कि मुझे क्लिनिक बेचना है। उसमें क्या होता है कि पहले से ही उसके पास बड़े लोगों के ईमेल्स गए हुए थे कि वेन एवर यू सेल दिस क्लिनिक, तो हम लोग उसको लेंगे। तो स्टाफ ने डिसाइड किया कि लाइक ये क्लिनिक भावना को जाना चाहिए, आउट ऑफ द ब्लू। कि ओनर ने बोला भाई क्यों, क्या रीजन है, बोला नहीं यही ओनर बनेगी, नहीं तो हम जॉब छोड़ देंगे। तो ये कौन करा सकता है, गुरुजी के अलावा और कोई नहीं करा सकता। और उन्होंने एक पूरे स्टाफ एक साइड हो गया, और फाइनली जो है वो क्लिनिक जो है भावना के हाथ में आया। जैसा कि गुरुजी ने बोला, तेरे को, मैंने इसको बोला भावना तेरे को पका पकाया सब कुछ मिलेगा, तुझे स्क्रैच से भी काम नहीं करना पड़ेगा। और ये क्लिनिक विद गुरुजीज ग्रेस बहुत अच्छा चलता है, और इसको वो ऑफर हो गया। और गुरुजी की कृपा से वो इस क्लिनिक की मालिक बन गई है। ये गुरुजी के अलावा और कोई भी नहीं करा सकता था, क्योंकि सारे ऑजी हैं, एक ये इंडियन है, और सीनियर मोस्ट डेंटिस्ट को छोड़कर इसके पास आना, ये एक बहुत ही हैरानी की बात है। और गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी इस बच्चे को। और वही हुआ, जब गुरुजी ने ये चीज बोली थी, और 18 साल बाद एग्जैक्टली जब मैंने ये किसी का सत्संग सुना, तो मुझे वही दिन जब मैंने सुना, अगस्त था, 27 को गुरुजी ने बुलाया था।
और अगस्त 27 को ही 18 साल एग्जैक्ट हुए थे। और मैंने भावना को बोला, भावना आज 18 साल हो गए और मैंने ऐसे सत्संग सुना है और गुरुजी तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। और वही दिन में गुरुजी ने भावना को वो क्लिनिक का ओनर बना दिया। अभी पेपर प्रोसेस में है और वेरी सून साइन हो चुके हैं, सब कुछ हो गया। और गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और इसी से रिलेटेड एक सत्संग है कि मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर जब आप चीजें गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। रिसेंटली मुझे एक थॉट आया कि गुरुजी लाइक इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आई, क्योंकि हम इंसान हैं और हम लोग चीजों को भगवान से पूछ सकते हैं। फिर मुझे एकदम गुरुजी का एक वचन याद आया। गुरुजी ने मुझे बोला जाने से पहले कि आंटी एदी टेंशन हुन तू नहीं लेगी, ए हुन एनू मेरे ते छड़ दे, मैं ही ना एदी हर चीज करांगा और टाइम आनते करांगा, तू मेरे ते छड़ दे, ए मेरी बेटी है, उन एदी तेरे कर्म एदे कर्म तो अलग हो गए हैं। क्योंकि गुरुजी ने उसको न्यू बर्थ दिया। तब मैंने उन शब्दों को एनालाइज किया कि गुरुजी ने जो जो बोला तो वाकई में, क्योंकि गुरुजी सेड कि न्यू बर्थ टू दिस चाइल्ड इन द सेम लाइफ, तो मीन्स मेरे कर्म उसके कर्म से अलग हो गए। और मैं इसकी टेंशन क्यों लूं जब गुरुजी सेड कि ये मेरी बेटी है, एदी चिंता हुन मैनू है, तेनू नहीं हैगी एदी चिंता, तेनू चिंता करन दी लोड़ नहीं है। सो गुरुजी का एक एक वचन, वो जब गुरुजी ने समझाना है तभी समझ आएगा। तो रिसेंटली देन आई थॉट ऑफ लाइक why am I taking stress of us, why am I not living on Guruji? और द डे मैंने ऐसा थॉट आया और सारा सीन ही चेंज हो गया। एंड गुरुजी ने इसको इतना ब्लेस किया। लाइक ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप गुरुजी पे चीजें छोड़ देते हो तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। तो हम गुरुजी के साथ रहे, टाइम स्पेंड किया, सब कुछ किया, बट हम सब इंसान हैं, कहीं ना कहीं एक थॉट तो आता ही है कि गुरुजी आपके पास आने के बाद ऐसा क्यों हुआ। बट वो गुरुजी हैं, वो भगवान हैं और उन्होंने आपके टाइम अनुसार कर्म काट के आपको खड़ा कर देना है और आपको पता भी नहीं चलना कि आपकी लाइफ में क्या गुजरा। ये गुरुजी हैं। तो जब भावना ने एग्जाम्स क्लियर किए, इसने यहाँ पर बहुत टफ है एग्जाम्स क्लियर करना, इसके ऊपर मैं एक सत्संग शेयर करूंगी। तो यहाँ पे अभी भी जो भावना से भी पहले थे, 12-12 साल हो गए, वो क्लियर नहीं कर पाए हैं बहुत लोग। और भावना ने 3 मंथ्स के अंदर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लियर कर लिए थे। ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी इसके ऊपर। तो इसकी लाइफ में जैसे डेंटिस्ट का ग्रुप है, तो ये आपस में बात करते हैं कि किसने क्लियर किया, कैसे एग्जाम होता है, कैसे नहीं होता। तो एक माला नाम की लड़की थी, संगत जी ध्यान से सुनना ये सत्संग, इससे हमें बहुत आंसर्स मिलते हैं, लाइक सबको। तो वो क्लियर कर चुकी थी और भावना अभी एग्जाम्स दे रही थी और उसने भावना उसको फोन पे बात करती थी कि ऐसे ऐसे। तो वो कहती थी कि भावना कि अब यहाँ भी सैचुरेशन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी 1.5 साल से क्लियर करके बैठी हूँ और मेरे एग्जाम्स क्लियर होने के बाद भी जॉब्स नहीं है यहाँ पर। तो तुम मेहनत कर रहे हो, इट्स ओके, बट वो बैक ऑफ द माइंड ये भी सोच के रखना कि यहाँ जॉब्स नहीं है। तो भावना का विद इन 3 मंथ्स जो है एग्जाम्स क्लियर हुए, 4 थ्योरी पेपर और 13 प्रैक्टिकल्स। ये एक बहुत बड़ी बात थी डेंटिस्ट की लाइन में। तो सब लोग भावना को अप्रोच करने लग गए कि कैसे। तो भावना को फिर ऐसे ख्याल आया कि मैं जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती मैं गाइड करती हूँ, और उसने एकेडमी खोल ली। गाइड करते करते एकेडमी खुल गई तो स्टूडेंट्स बहुत आने लग गए और भावना बहुत बिजी हो गई। और इन द मीन टाइम उसको जरूरत पड़ी कि जो थ्योरी के एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं और प्रैक्टिकल कर चुके हैं उनको मैं, जिनको जॉब्स नहीं मिली उनको मैं अप्रोच करती हूँ। तो उसके दिमाग में माला का नाम आया और उसने माला को पूछा कि तुम मेरे साथ काम करोगे।
तो माला सेड यस व्हाई नॉट, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो वो आई और फर्स्ट टाइम वो भावना को मिल रही है। शी इज अ साउथ इंडियन लेडी जो मेलबर्न में रहती है। तो उसने भावना को देखा, बोलती है कि भावना, या यू आर द वन जिसने 3 मंथ्स में क्लियर करे एग्जाम्स। शी सेड यस। कहते हैं मे बी यू आर वेरी स्मार्ट, या यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, बट आई कैन सी सम पावर ऑन टॉप ऑफ यू। तो देन भावना सेड कि यस, इज माई गुरु जी। सो जैसे ही उसने बोला माई गुरु जी, तो बिकॉज साउथ इंडियंस बहुत ज्यादा इन चीजों में होते हैं, तो और वर्क प्लेस पे भावना उसको गुरु जी के सत्संग शेयर कर रही है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो सत्संग होते होते तो देन शी सेज कि मुझे अपने गुरुजी से मिलवा सकते हो। बोले कि हाँ। बोले मैं इंडिया जाऊंगी, मैं बेंगलोर जाऊंगी छुट्टियों में, तो मैं गुरुजी को दिल्ली में होते हैं, तो मुझे उनका एड्रेस दे दो। तो भावना सेठ कि तुम्हें एड्रेस की जरूरत नहीं है, और तुम मेरी मम्मी को कांटेक्ट करना और मम्मी आपके साथ ही रहना, मम्मी बहुत खुश होंगी और तुमको सब कुछ गाइड कर देंगी। तो देन शी केम टू दिल्ली, और बेंगलोर से पहले, और उसके दिमाग में एक ऐसी पॉजिटिविटी आई, गुरुजी ने डाली कि मुझे बस गुरुजी के पास जाना है। और ऑल द वे शी केम टू दिल्ली और हमारे घर आई, और नीचे दरबार है गुरुजी का। तो उसने वहाँ दर्शन किए, सत्संग अटेंड किया। गुरुजी ने ऐसा प्लान किया कि वो सब कुछ कर पाई। तो मॉर्निंग टाइम वो उठी और कहती है कि मुझे कि मैं जो है नीचे गुरुजी के साथ ब्रेकफास्ट कर लूं। तो हमने कहा नहीं, हाँ कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ लंगर भी होता है, सब कुछ होता है, कि मैं उनके साथ बैठना चाहती हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं और मेरी गिन्नी, मेरी डॉटर इन लॉ, हम दोनों इसके साथ नीचे चले गए, और हमने संजय को बोला कि संजय इसके लिए ब्रेकफास्ट नीचे ले आना इनके लिए। तो वो नीचे, जब हम लोग नीचे आए, वो रोने लगी, कहने लगी कि आंटी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, और मेरी लाइफ इतनी लाइक बिल्कुल मेरी लाइफ में अंधेरा है, और मुझे बहुत साल हो गए शादी हुए और मेरा बेबी नहीं है, मुझे एक रेयर काइंड ऑफ थायराइड की प्रॉब्लम है, प्लस उसमें बहुत पैसा लगता है मेरे उस, क्योंकि वो एक स्पेशल काइंड ऑफ अ डिजीज है, तो रेयर काइंड ऑफ डिजीज है, और उसमें हमें पॉकेट से भी पैसे लगते हैं, और आई एम नॉट वर्किंग, और इन सब चीज़ों की वजह से मेरी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब है, और मेरा हस्बैंड इकलौता बेटा है, और उसको बेटा उसको बच्चा चाहिए करके, कुछ मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा, डार्कनेस है मेरी लाइफ में। और वो रोने लग गई, साथ में हम भी रोने लग गए। फिर उसने बोला यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है, मुझे गुरुजी से बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है। गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस किया और बहुत सत्संग सुनवाए, और हम लोग उसको सत्संग सुनाते रहे, बैठे रहे, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, और मेरी डॉटर इन लॉ भी साथ में थी। तो फिर हम उसको बड़े मंदिर ले गए, लोटा लेके आए, और लोटा वहाँ ब्लेस कराया, और हर चीज बहुत स्मूथ हुई। और मैंने बड़े मंदिर जाने से पहले उसको एक चीज बोली कि बेटा तेरी लाइफ में कुछ नहीं है इस वक्त, बिल्कुल डार्क पिच अंधेरा है, तुम गुरुजी के पास जाकर एक सरेंडर कर दो कंप्लीट। वो बोली सरेंडर क्या होता है? तो मैंने उसको बोला सरेंडर ये है कि अब तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं है, अंधेरा है, तुम सारी प्रॉब्लम्स बोलो गुरुजी आपकी हैं, जो आपकी मर्जी होगी वही आप मेरे लिए करोगे, जो मेरे लिए अच्छा होगा। एंड उसने एग्जैक्टली जब मंदिर से बाहर निकली बोली कि मैंने गुरुजी से यही बोला। तो और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा आंटी। वो 2-3 दिन हम लोगों के साथ रही, और फिर वो बेंगलोर चली गई। तो उसका 2 हफ्ते का प्रोग्राम था। इन द मीन टाइम मेरी बेटी बिजी हो गई वहाँ, उसका फोन नहीं आता था। तो मैंने उसको बोला कि भावना अब तो माला आ गई होगी, तो तू कभी कभी फोन कर देना। कहते हैं गेस व्हाट मम्मा? मैंने कहा क्या? कहती है माला की मम्मा वहाँ बेंगलोर में बैठे बैठे ही जॉब लग गई, यहाँ उसको ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न से जॉब ऑफर हो गई, 3 डेज अ वीक। तो हमको बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भावना, 2 डेज वो तुम्हारे पास होगी। बोली मेरे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया, और मैं बिल्कुल ही, मेरे पास टाइम नहीं है करके वो मुझे फोन नहीं कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो 2 दिन जब वो आए तो कर लेना। फिर मैंने फोन किया, उसका नहीं आया।
देन शी सेड कि मम्मा उसकी 5 days अ वीक लग गई। ओ माय गॉड, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। जो 1.5 साल से उसके पास कुछ नहीं था, और विद इन 2-3 वीक्स में उसके 5 days अ वीक जॉब में है। फिर मैंने कहा चलो सैटरडे को कभी जब वो आएगी तेरे पास तब, तो कहती है मम्मा गेस व्हाट, कि उसको तो उसने कंसीव भी कर लिया। गुरुजी ने वहां बैठे बैठे ही उसका पूरा कल्याण कर दिया। ये हैं गुरुजी। उसके बाद फिर उसने दूसरे लोगों को हायर किया, और जो लोग जिसको भी वो हायर करती, जो भी गुरुजी का सत्संग सुनता, उसकी जॉब्स लग जाती। तो इस तरह की जर्नी गुरुजी ने की। और जो माला का केस है, उसकी बेबी हुई, बेबी गर्ल, गुरुजी ने उसको बेबी गर्ल से ब्लेस किया। एंड दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के साउथ इंडियंस हैं वैसे भी, और वैसे भी कुछ एक्स्ट्रा डार्क हैं। और जो बेटी है वो इतनी गोरी चिट्टी गुरुजी ने दी कि लाइक कोई कह ही नहीं सकता ये इनकी बेटी है। और मैं जब भी आती हूँ यहाँ तो वो उसको लेके आती है कि देखो आंटी, ये मेरे को गुरुजी का प्रसाद है। और वो इतनी फेयर कॉम्प्लेक्शन की है कि उनकी गोदी में लगता है पता नहीं किसका बच्चा उठाया हुआ। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में गुरुजी के साथ ये देखा है। और एक मुझे और सत्संग याद आ रहा है गुरुजी के वक्त का। एक जब गुरुजी ने 2003 में सत्संग स्टार्ट करवाए, तो हम लोगों को बोला कि गुड़गांव में सत्संग शुरू करो, 3-4 फैमिलीज को बुला के, 3-4 आंटीज को बुला के, और हर वीक एक एक के घर में सत्संग। तो सबके घर में एक एक हफ्ते हुआ। फिर उसके बाद किसी ने लिया, नहीं लिया। फिर गुरुजी ने बोला कि कोई लेता है तो ठीक है, नहीं तो भाटी आंटी के घर में, और जो नए संगत जोड़ो गुड़गांव में, और नई संगत लेती है तो उसके घर में। तो गुरुजी ने इस तरह से वीकली सत्संग स्टार्ट हो गए। तो जब जब हम लोग 15-20 लोग थे, तो उनमें एक मोहंता अंकल और अनिल सोनी करके दो फ्रेंड्स थे, दो फैमिली। तो ये जुड़े उस सत्संग में। तो हम लोग वहाँ वीकली सत्संग होते थे, आपस में फिर बैठ के सत्संग शेयर करते थे, एक दूसरे के हालचाल भी हो जाते थे। और जैसा कि गुरुजी उस टाइम अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे, तो हम लोग लाइन लगा के बाहर जाते थे और उसको खा के अंदर हाथ धो के फिर आते थे। तो सारी संगत बाहर इकट्ठी हो जाती थी। तो जैसा गुरुजी ने बोला कि गुड़गांव के लोगों के लिए सत्संग है और गुड़गांव की संगत को जोड़ो। तो मैं बाहर लोगों को पूछती रहती थी कि गुड़गांव, आप गुड़गांव के हो, आप गुड़गांव के हो, करके इस तरह से संगत से बातचीत होने लग गई थोड़ी थोड़ी। तो मोहांता अंकल का सत्संग जो है वो लेट 30s में थे उस वक्त। और उनके 3 हार्ट के एक बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, एक बैलूनिंग हो चुकी थी, और एक कुछ और 3 उनकी चीजें हो चुकी थी हार्ट से रिलेटेड। तो वो कहते थे कि डॉक्टर्स का कहना है कि मैं किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता हूँ, लाइक मेरी कंडीशन हार्ट की ऐसे है। तो मुझे हर वक्त मेरे पास सॉर्बिट्रेट की गोली होती है, और मैं उसको जुबान के नीचे, जब भी मैं कोई लोडिंग अनलोडिंग या कोई हार्ड वर्क करता हूँ तो मैं लेकर चलता हूँ। इवन मैं जब एम्पायर स्टेट आता हूँ, तो जहाँ भी कार मुझे दूर मिलती है पार्किंग के टाइम, तो मैं सॉर्बिट्रेट की गोली जुबान के नीचे रख के आता हूँ। तो एक दिन वो आए और बोले कि मेरे हस्बैंड से, ही वॉज वेरी शाय, तो मेरे हस्बैंड से ही इनकी काफी थी। तो बोलते हैं भाटिया अंकल आज तो कमाल हो गया। बोले क्या हुआ? कि आज, क्योंकि मेरी लाइफ में कहते हैं कि ऐसा है कि मैं मुझे जॉब नहीं मिलती मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो मुझे कुछ और जॉब्स करने पड़ते हैं। बोले आज मैं चांदनी चौक में मैंने लोडिंग अनलोडिंग भी करी, और मैं यहाँ बिना कार पार्क करके बिना सॉर्बिट्रेट की गोली खाए सुबह से, और मैं यहाँ आ गया और मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, आई एम फीलिंग नॉर्मल। तो अंकल ने बोला अंकल मैं आपसे फिर पूछूंगा 8-10 दिन बाद, 10-15 दिन बाद। तो अंकल ने फिर जब वो आए फिर पूछा कि अंकल आपने गोली ली? बोलते हैं नहीं ली। तो बोले कि आपकी गोली गुरुजी ने छुड़वा दी। तो एक दिन फिर आए, बोले कि अंकल आज ब्लंडर हो गया बहुत ज्यादा, आज मैं घर जाऊंगा तो मेरा सामान मुझे बाहर मिलेगा। तो भाटिया अंकल ने पूछा ऐसा क्या भाई, घर का सामान क्यों बाहर मिलेगा? बोले कि
आपको पता ही है मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने आपको बताया है। तो लैंडलेडी को 6 महीने हो गए हमने रेंट नहीं दिया हुआ, और उसने आज मुझे वार्निंग दी है कि तुम पता नहीं कहाँ जाते हो एक एक दो दो बजे, और आज जल्दी आ जाना। एक एक दो दो बजे वापस आते हो और जल्दी आ जाना, और तुम्हारा और मेरा रेंट लेकर आना, नहीं तो मैं ये तुम्हारा सामान बाहर मिलेगा। और मुझे बेटे के स्कूल से भी एक लेटर आया है प्रिंसिपल का कि आके मिलो, और क्योंकि तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई, और मेरे बेटे का जो है एडमिशन, मेरे बेटे का जो है स्कूल से उसको निकाल देंगे। तो ऐसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी हैं और सब देखेंगे। तो बात खत्म हो गई, और नेक्स्ट टाइम जब वो मिले बोले कि भाटिया अंकल मिरेकल हो गया। तो हम लोग पहले इस चीज को मिरेकल बोलते थे, चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। तो ये सब चीज चलता था वहां पर। तो बोले कि क्या हुआ, बोले कि रात को जब मैं गया तो लैंड लेडी बाहर खड़ी थी और वेट कर रही थी हमारा। तो कहती है कि पता नहीं उसको क्या हुआ, एकदम कहती है कि आप लोग इतने अच्छे हो और आपकी प्रॉब्लम को मुझे समझना चाहिए, इतने अच्छे लोग हो और मैं तुम्हें ऐसी तंग कर रही हूँ, तो तुम्हारे 6 महीने का जो तुमने रेंट नहीं दिया वो माफ, और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अपना जब भी तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे हो तो दे देना। और कहते हैं मैं स्कूल गया तो प्रिंसिपल ने बोला कि सामने मुझे बुलाया गया, और बच्चे का जो भी होगा देखा, और कहने लगे कि ये लेटर कैसे आया आपके पास, ये बच्चा तो, इसको तो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ये बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट है, तो हम इसको निकालने की बात कैसे कर सकते हैं। तो बोले कि लेटर आपने ही भेजा है, आपका भेजा हुआ है। तो बोले नहीं, ये कैंसिल है, अब इसको स्टाइफंड भी मिलेगा पढ़ने के लिए भी। और ये कैसे पॉसिबल है, ओनली गुरुजी कैन डू एनीथिंग। जैसा कि मैं कहती हूँ गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, ये भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह इनका लाइफ चलती गई। एक दिन कहते हैं कि मैं, उनको बहुत पेन था, ऊपर लेटे हुए थे, नीचे आए लंगर के टाइम, बोलते हैं कि आज मेरी हालत बहुत खराब है। बोले क्या हो गया। कहते हैं कि मेरे किडनी में एक बहुत बड़ा स्टोन कहीं फंसा हुआ है। और अंकल ने बोला डॉक्टर को नहीं दिखाया, बोले दिखाया। तो वो कहता है फंसा हुआ है और ऐसे नहीं निकलेगा, इसको लेजर के लेजर से निकालना पड़ेगा और इसका खर्चा काफी है। तो उस समय 35,000 रुपये काफी होते थे। बोले इतना खर्चा है मेरे पास तो 35 रुपए भी नहीं है। देन माय हस्बैंड से तुम लंगर खाओ, देखो गुरुजी कल्याण करेंगे। तो वो लंगर खा के ऊपर ही लेटे हुए थे, आए नीचे, और एकदम हम लोग तब तक आज्ञा हो गई और दौड़ते हुए आए कि भाटिया अंकल चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ, कि लंगर खाते ही मेरा स्टोन निकल गया। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये मेरी लाइफ का जो है एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ कष्ट आते हैं, तो आप गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। गुरुजी के ऊपर छोड़ दोगे तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। सो इस तरह चलता रहा काफी, और टाइम निकल गया। फिर एक दिन बोलते हैं कि पता नहीं, हम आते तो रोज हैं यहाँ पे, कि गुरुजी हमको पहचानते भी हैं, और पहचानना तो नाम तो बहुत दूर की बात है, जानते भी हैं कि हम यहाँ आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड के मुंह से निकला इतना कुछ हो गया अंकल आपके साथ, अभी भी आप डाउट करते हो। तो बोले कि नहीं यार, कभी तो बात करें हमसे। अंकल कभी हमसे बात ही नहीं करते। तो अंकल ने कहा कि, मैंने कहा तब मैं भी खड़ी थी कि एक दिन ऐसी बात करेंगे कि फिर आपको फिर बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही दिन था, और गुरुजी ने एकदम, गुरुजी उठे, और गुरुजी कभी कभी एम्पायर स्टेट ले जाया करते थे। ऑल ऑफ सडन खड़े हो जाते थे और कहते थे मगरे लगो, और किसी किसी संगत को इशारा करते थे कि मगरे लगो, और जिस जिसको बोलते थे वो पीछे पीछे चलता था। तो फिर एकदम गुरुजी कहते हैं इन्ना लोगों ਨੂੰ भी लिया, सारियां ਨੂੰ, तो अपने टोली ਨੂੰ लिया करके ऐसा कुछ वर्ड्स बोला, वर्ड्स बोले। तो वो लोग खुश हो गए, सब सब साथ खड़े थे, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे चल पड़े। तो बड़े मंदिर पहुंचे, और गुरुजी जो हैं उस दिन सिंहासन पे ना बैठकर बड़े मंदिर में जब
आप बाहर की तरफ निकलते हो बड़े मंदिर से, अंदर से दरबार से, जहाँ पर आजकल गुल्लक रखी हुई है और गुरु जी का रूम है, एक दरवाजा है। गुरु जी वहाँ कोने में दरवाजे के साथ बैठ गए और उस दिन काफी संगत को गुरु जी ने बोला था। उसमें अरुण शौरी, मेनका गांधी, सो मैनी पीपल वर देयर, पूरा हॉल भरा हुआ था। और हम लोगों को जगह मिली जहाँ मेन दरबार की एंट्री है। हम अंदर आके वहां बैठे हुए थे, सब इकट्ठे बैठे हुए थे, गुड़गांव की संगत। तो एकदम गुरुजी इशारा करते हैं और बुलाते हैं। तो मोहंता अंकल बोले भाटिया आंटी आपको बुला रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं अंकल, मुझे नहीं बुला रहे, आज आपको बुला रहे हैं। बोले हमें तो कैसे बुला सकते हैं, वो आपको ही बुलाते हैं और आज जाइए आपको बुला रहे हैं। तो वो उठे नहीं, गुरुजी ने 2 बार इशारा किया तो वो उठ नहीं रहे थे। फिर इतने में सिंगला अंकल आते हैं और बोलते हैं यहाँ पर मोहंता अंकल कौन है। तो उनको गुरुजी बुला रहे हैं। सिंगला अंकल भी ऐसा नहीं जानते थे उनको नाम से, कितनी संगत आती थी, किस किस को जानेंगे। तो ये एकदम खड़े हो गए और वहां पर इनके तो कान ही लाल हो गए। गए और गुरुजी बोले चल अपने सत्संग शेयर कर। अरुण शौरी अंकल और 3-4 पॉलिटिशियंस थे उनको, तो वो अपने सत्संग सुना रहे हैं क्योंकि हॉल भरा हुआ था और हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहे थे इतने ज्यादा। तो फिर कहते हैं कि बहुत शर्मा के उन्होंने सत्संग किए। फिर गुरु जी कहने ले वो वाला सत्संग भूल गया, 100 बीटेट दी गोली वाला 10 सत्संग ते भाटिया तेनू पुछदा रहंदा है कि 100 बीटेट दी गोली खादी कि नहीं खादी, ते तू कहंदा है कि नहीं खादी, अद्धी अद्धी तू कदी कदी खा लेंदा है, ए तू उन्होंने नहीं दसिया, ते जा हुन तेरी अद्धी गोली भी छुट गई। अब संगत जी, ये ना अंकल को पता ना किसी को पता कि वो आधी आधी गोली बीच में खा लेते हैं 100 बीटेट की। और वो जब भी अंकल भाटिया अंकल उनसे पूछते, वो कहते हैं नहीं मेरी गोली छूट गई। तो गुरु जी को पता वो वाली बात कि ओनू कहता है, वो पूछता रहता है तू ओनू कहता है कि नहीं मैं गोली छुट गई, मेरी गोली छुट गई, अद्धी अद्धी तू विच खा लेंदा है। और ओनू झूठ बोलता है कि ते गोली छुट गई, ते चाह आज तो तेरी वो गोली भी छुट गई। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। कभी लाइफ में गुरु जी से कुछ मांगना नहीं, गुरु जी के ऊपर चीजें छोड़ दो तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। इस सत्संग का निचोड़ यही निकलता है कि भगवान से नहीं मांगो, गुरु जी से नहीं मांगो, उनको मानो। तो ऐसे टाइम निकलता चला गया। तो एक दिन क्या, कई बार वो खड़े होके बाहर एम्पायर स्टेट के यही बोलते हैं कि गुरुजी भाटिया अंकल, बस गुरुजी मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं अपने बेटे को अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखूं। बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतनी मोहलत दे दें कि मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो ये करके बार बार इन्होंने ये चीज रिपीट करनी। और ये कि मेरी तो एक सेकंड के भी श्वास का नहीं पता। डॉक्टर कहते हैं मेरी हालत बहुत खराब है और मुझे पता नहीं कभी भी कुछ हो जाए, और कुछ हो जाएगा तो मेरी एक बेटी भी है छोटी और मेरी वाइफ भी बहुत छोटी सी थी, क्योंकि ये भी लेट 30s में ही थे। तो सारी फैमिली छोटी थी। तो उनको बस यही रहता कि बस गुरुजी मेरे को इतनी मोहलत दे दे, मैं अपने बेटे को पढ़ता हुआ देखूं और अपने पैरों पे खड़ा हुआ देख सकूं। तो वो बच्चा IITN बनना चाहता था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो फिर गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए। इन द मीन टाइम जब मनुष्य रूप छोड़ गए, सब हम लोग तितर बितर हो गए और गुड़गांव के सत्संग में फिर दिल्ली वाले भी आने लग गए। तो वो रश इतना होता था कि एक दूसरे से बात नहीं होती थी, और कभी सत्संगों में आ रहे हैं नहीं आ रहे, इस तरह से भी होने लग गया क्योंकि संगत तितर बितर हो गई थी। तो फिर धीरे धीरे गुरु जी की खुशबुएं निकली बाहर, वहाँ लाइनें लगनी शुरू हो गई कुछ सालों बाद। और गुरु जी ने इन द मीन टाइम गुड़गांव में एक दरबार भी बनवा दिया हम लोगों के यहाँ। तो वहाँ सत्संग होने लग गए। हम लोगों के पास किसी के फोन नंबर नहीं होते थे ज्यादा, तो जब भी वहाँ सत्संग होना, और मैं इन लोगों को जरूर याद करती थी, गुड़गांव वालों को जो नहीं मिलते थे। अब मंदिर में भी दूर दूर से, क्योंकि बड़ा मंदिर था, कोई किधर है कोई किधर है, मंदिर में अलाउड नहीं था बात बात करना, तो सीधा जाना और आना। तो ये याद जरूर आते थे जब भी सत्संग होना।
तो एक दिन गुरुजी का आगमन दिवस का सत्संग था, 28 जनवरी थी उस दिन। गुरुजी 28 जनवरी को गुड़गांव आए थे। तो वो 28 जनवरी का सत्संग उस दरबार में होने लग गया जो गुरुजी का बनवाया हुआ था। तो और बहुत संगत आती थी, तो क्योंकि गुरुजी का आगमन दिवस के नाम से वो दिन मानने लग गए सब लोग। तो 26 जनवरी को नोएडा में एनुअल सत्संग होते थे उस टाइम। तो ये वहां गए होंगे ये लोग, और उसके बाद 28 जनवरी को काफी रश आ गया। तो मुझे लगा कि पता नहीं कार पार्किंग की सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ लेन सिस्टम है। तो लेन वाले बड़े तंग करते थे उस वक्त। तो ये भी एक छोटा सा सत्संग है इसके साथ, छोटा नहीं बहुत बड़ा ही है। और वो आके हंगामा खड़ा करने लग गए कि इतनी संगत नहीं आ सकती, इतने लोग नहीं आ सकते, और अंदर हम गाड़ियां नहीं पार्क करने देंगे। फिर 10 15 20 कारों के लिए वो राजी हुए, और गुरुजी वहां पर कम से कम 50-60 कारें पार्क करा देते थे। अब पूरी लेन ही गुरुजी की हो गई है। अब सारे लोग गुरुजी के आने लग गए, अब पूरी लेन गुरुजी को मानने लग गई है। अब तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। उस टाइम पर वो बहुत हल्ला मचाती थी, वहाँ की जो प्रेसिडेंट थी। तो मैंने कहा शोर ना मचा दे, इतना बड़ा दिन है। और मैं जनरली उठ के नहीं जाती कभी भी, मैं ऑलवेज लीव ऑन गुरुजी की गुरुजी अपने आप हैंडल करने हैं। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं उठ के गई, और गेट के पास ये मोहंता अंकल, इनकी वाइफ और 3 इनकी कोई कजिन्स थी जो यूएस से आए हुए थे। तो वो साथ में हैं, और ये जैसे गुरुजी ने मुझे इनको वेलकम करने के लिए भेजा, इनका वेलकम के लिए। और कहने लगे कि आंटी क्या है, आप तो हमको भूल गए, और देखो आपने हमें कभी नहीं याद करते सत्संगों में। मैंने कहा नहीं अंकल, आपकी हाजिरी हमेशा लगती है, आप लोगों को मैं हमेशा याद करती हूँ। तो बोले नहीं, आपने तो हमें बुलाया नहीं, हमको वहां पता चला नोएडा में 26 जनवरी को परसों कि यहाँ पर गुरुजी का बड़ा सत्संग है, तो देखो हम आ गए। मैंने कहा गुरुजी का बुलावा है अंकल, आप आ गए, आपको तो पता ही है, गुरुजी ने बुलाया आपको और आप आए हुए हो। अच्छा आज आप अंदर जाके सेवा भी देख लेना, और आप सत्संग भी शेयर करोगे, और सेवा भी करोगे। तो बोले कि आंटी सेवा तो कहाँ होनी है, और सत्संग शेयरिंग तो आपको पता है मैं कितना शाई हूँ, मैं नहीं कर पाऊँ। मैंने कहा गुरुजी करवाएंगे आज आपसे। और रश इतना था कि हमको पता ही नहीं कि लाइक अपने आप से अंकल खड़े हुए, उन्होंने सत्संग शेयर किया, मैंने किया, मेरे ब्रदर ने किया, उनको सेवा भी गुरुजी ने दिलवाई वहां पर। और आरती, इतनी भीड़ में उनको आरती भी मिली, और आरती करते हुए उनकी वीडियो भी बनी। तो जो आज तक नहीं हुआ, वहां पे अलाउड ही नहीं है कोई रिकॉर्डिंग या वीडियो होना, और सब हुआ उस दिन, ये गुरुजी ने करवाया। तो जब वो सत्संग शेयर कर रहे थे, ही वाज द लास्ट पर्सन, और उन्होंने, वो इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे कि आज मेरा बेटा आईआईटीएन बन गया, और उसको जापानीज कंपनी ने बहुत बड़ा पैकेज दिया, जो भी एक, उसमें भी एक रिकॉर्ड ही था। तो उ- आज मैं इतना खुश हूँ, और मैं गुरुजी से यही मांगा करता था कि गुरुजी मुझे इतनी मोहलत दे दो। उन्होंने पूरा अपनी लाइफ का सत्संग उस दिन शेयर किया। और लंबे लंबे सत्संग चले, क्योंकि मैं भी लंबा करती हूँ, मेरा भाई भी लंबा करता है, इन्होंने भी काफी लंबा किया। और करके 4:30 बज गए, और सब संगत जा रही है, और ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और मेरा भाई इनके पीछे भागता है कि अंकल मेरा सत्संग सुनो। जबकि वो भी कर चुके हैं, वो भी कर चुके हैं, उनको बुला के अंदर ले आते हैं, और सत्संग शेयरिंग हो रही है, हम लोग ऊपर चले जाते हैं। तो इनकी आपस में सत्संग शेयरिंग हो रही है, और ऐसे गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, गुरुजी का स्वरूप है, और मेरा भाई सत्संग शेयर करा खड़े खड़े। और ये अंकल मेरे ब्रदर की तरफ आते हैं। तो मेरे भाई को लगा कि मेरा सत्संग इसको इतना पसंद आया कि मुझे आग करने आया। तो ये वहीं पर लेट जाते हैं। तो एकदम मेरा भाई ऊपर भागता आता है। भावना आई हुई थी कि डॉक्टर आंटी चलो नीचे, इमरजेंसी है। तो पूछा क्या हुआ, कि कोई अंकल बेहोश हो गए हैं। कि कौन से अंकल, मैंने ऐसे ही पूछा। बोले जिन्होंने सत्संग शेयर किया था, मुझे नाम नहीं आता उनका। मैंने कहा मोहंता अंकल, मैंने कहा अतुल मोहंता, उनको तो गुरुजी ने मोक्ष दे दी। तो पता नहीं क्यों गुरुजी ने मेरे मुंह से ये निकलवाया, और मेरा भाई कहता है तेरी माँ तो पागल है, चल तू नीचे चढ़।
और उसको वो नीचे लेके जाते हैं। मेरी बेटी उसको फर्स्ट एड देती है, उसको हार्ट पंप करती है, और वो ऐसे आंख खोलते हैं गर्दन ऊपर करके, और गुरुजी का दरबार उनके गर्दन के पीछे था, सिर के पीछे, और अपनी गर्दन घुमा के गुरुजी को देखते हैं और वहीं पे उनकी आंख बंद हो जाती है। गुरुजी ने उनको वहीं मोक्ष दी, और फिर लाइक कि सारी जिम्मेवारी एक तरह से हम लोगों के कंधों पे आ गई। हम उनको हॉस्पिटल ले गए। अगर वो उस समय निकल गए होते वहां से, एक सोचने की बात है कि गुरुजी की प्लानिंग देखो, उनका पैर एक्सीलेटर पे होता और वो हाईवे से ओल्ड गुड़गांव की तरफ जाते, और उनके साथ 5 लोग थे। उनका तो टाइम लिखा ही था, और साथ में और कितने ही सड़क पर लोग और जाते। तो ये सोचो कि गुरुजी ने उनको क्यों रोका और क्या टाइम चुना, कैसे चुना, ये सब उन्होंने कराया। तो उनका बेटा भी आ गया बॉम्बे से। तो अब इनका ये था कि उस नेक्स्ट डे सैटरडे संडे कुछ ऐसे था कि इनका पोस्टमार्टम होना जरूरी था वहां पर, कि उसके बगैर ये बॉडी नहीं दे रहे थे। तो अब ये था मंडे को अंकल, मेरे अंकल, मेरा ब्रदर और मेरा बेटा, और एक इसके साथ का जुड़ा हुआ एक और सत्संग है जो आज गुरु जी करवा रहे हैं। तो और एक हम लोगों का लेदर का कोई डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब इनकी टिकट्स बुक थी एयर इंडिया से चेन्नई की। और अब अगर ये यहाँ पर इसको 2 दिन लटकाते हैं तो उनके लास्ट राइट्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मंडे को इन लोगों ने जाना है, तो इनको वो सब कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। चलो जो भी था वो सेकेंडरी चीज थी, बट ये ज्यादा प्रायोरिटी पे था। गुरुजी को हल्की सी अरदास की कि गुरुजी क्यों इतना लटकाना, वैसे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, और लाइक जो भी है आप कैसे भी करके। और सब गुरुजी ने सुना, और उनका बेटा आ गया। बेटे ने लाइक उनकी वाइफ मेरा हाथ पकड़ के कि भाटी आंटी गुरुजी को बोलो इनको वापस करें, ऐसे ऐसे गुरुजी आपकी सुनते हैं, दिस एंड दैट बोलने लगी। तो उसने, उस बेटे ने, 24 साल के बच्चे ने, 23-24 साल के बच्चे ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी क्यों परेशान हो रही हो और क्यों परेशान कर रही हो आंटी को। गुरुजी ने पापा को एक, उस दिन पूर्णमासी भी थी, गुरुजी ने देखो पापा को पूर्णमासी वाले दिन, आगमन दिवस के दिन, और कितनी आसान डेथ दी है उनको, कितनी मुक्ति दी है, मोक्ष दी है उनको। अगर वो फिर ऐसे ही तड़पते रहते बीमारियों में, और तो वो ज्यादा अच्छा है, या इतने अच्छे से गुरुजी ने उनका किया, ये अच्छा है। तो उन्होंने बहुत समझाया अपनी मदर को, और सब नॉर्मल हो गए। और वो बच्चे ने जब अपने फादर के, उसने जो भी पाठ रखा उसके अंदर गुरु बानी लगाई, गुरुजी का स्थान बनाया, फादर को नीचे बिठाया, ऊपर गुरुजी को बिठाया, और उसने और कोई रिचुअल्स नहीं कराए, और उसने ये ऐसे करके अपने फादर को श्रद्धांजलि दी, गुरुजी का मंत्र जाप और ये सब करके। तो ये, और गुरुजी इससे ज्यादा और क्या करा सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आता है आगमन दिवस गुरुजी का, तो इसका फोन आता है मुझे बॉम्बे से कि भाटी आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने बोला क्या? कि गुरुजी का आगमन दिवस है और मैं फादर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। सोचो कि ये बच्चा क्या बात कर रहा है। तो उसने बोला कि बस हॉल ये होगा, और आप तो हो गई वहां पे, और बाकी सारा अरेंजमेंट आप मुझे गाइड करोगे, और सब मैं करूंगा। तो गुरुजी ने उससे वो करवाया, इनके सारी रिश्तेदारी आई, उसने किसी का नहीं परवाह करी। उसने अपना गुरुजी के तरीके से गुरुजी का बिल्कुल सत्संग करा के उसको सेलिब्रेट किया। बच्चों ने सत्संग शेयर किया, बेटी ने सत्संग शेयर किया, बेटे ने सत्संग शेयर किया, और उसको एक, इस दिन को एक मान दिया कि गुरुजी का ये आगमन दिवस है। और बेटी ने बोला कि गुरुजी ने हम लोगों को फादर दिखाए, क्योंकि अचानक चले गए थे, मैं उनके पास नहीं थी, और गुरुजी को अरदास की कि मेरे पापा कहाँ हैं। गुरुजी ने दिखाया कि इनके पापा कहाँ हैं, और वो इतने खुश थे, गुरुजी के चरणों में बैठे हुए गुरुजी ने दिखाए, और उनकी आवाज तक सुनवाई गुरुजी ने। आज अगर गुरुजी
जब मुझे कहते थे मेरी उंगलियां ज्यादा हो जाएंगी, एक बार मैं गुरुजी का लेफ्ट हैंड दबा रही थी, तो गुरुजी ने ऐसे पूछा मुझे राइट हैंड करके, आंटी मेरा हाथ देख रही हैं? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कितनी उंगलियां? तो मुझे कई बार हंसी भी आती थी कि गुरुजी मुझसे ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। बहुत बार गुरुजी ने ऐसी बात की, दवाइयों को लेकर, बहुत चीजों को ऐसे, लाइक गुरुजी कई बार। तो मैंने कहा बट ऑब्वियस गुरुजी पंज मेरी उंगलियां भी ज्यादा हो जाएंगी, मेरे इतने भी भक्त नहीं होंगे जो मेरे सच्चे भक्त होने हैं। तो वैसे तो गुरुजी की उंगलियों की अनगिनत गिनती है, बट उन उंगलियों में अगर मैं नंबर दे, मुझे मुझे अगर गुरुजी आदेश दें तो ये बच्चे हैं जो गुरुजी की उंगलियों में आते हैं। आज वो लड़का करोड़ों के पैकेज में है, कहाँ गुरुजी ने उसको पहुंचा दिया, ये गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि उसको गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी ने ही मेरे फादर की डेस्टिनी लिखी है, सब कुछ उनके हाथ में है, और मेरे फादर गुरुजी के पास बहुत खुश हैं और हर चीज वो गुरुजी के ऊपर छोड़ते हैं। कभी कभी उन लोगों के फोन आते हैं, जब भी उनके यहाँ बहुत कोई खुशी का मौका आता है तो वो याद करते हैं, लेकिन ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और फिर वो ये भी देखो कि गुरुजी ने कैसे उनको फटाफट वहां से विदाउट पोस्टमार्टम के उनके फादर को भेज दिया, लाइक, और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, सब कुछ हो गया। और प्लानिंग के हिसाब से अंकल, मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर, मेरा बेटा, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लेदर, ये लोग चेन्नई गए। जैसे ये प्लेन में बैठे, एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है और उसमें आग लग जाती, और एकदम आग लगती है और बुझती है और धुआं धुआं हो जाता है। आप सोचो प्लेन में आग लगना और फिर बुझ जाना, और कैसे पॉसिबल है। और किसी भी पैसेंजर को कुछ नहीं होता, सबको बाहर निकाला जाता है, एक दो सफोकेट हो जाते हैं धुएं से। और न्यूज भी आई थी ये न्यूज़पेपर में और उसमें। तो मेरे हस्बैंड के मुंह से निकला कि गुरुजी ने हम 3 भक्तों की जानें बचाने के लिए पूरे प्लेन की पैसेंजर्स की जानें बचा दी। एयर इंडिया का बड़ा प्लेन था और उसमें पूरा भरा हुआ था, फुल था। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर था लेदर का, वो कहने लग गया कि आप कैसी बातें करते हो, कि इसमें आपके गुरुजी कहाँ से आ गए, तो अब हर चीज में गुरुजी को ले आते हो। और वो ऐसे मजाक उड़ाने लगे। उसने कहा तू चुप कर, तेरे को तो मैं बाद में जवाब दूंगा, मेरे हस्बैंड ने बोला। फिर ये चेन्नई पहुंचे दूसरी फ्लाइट लेके। तो वहां से टैनरीज होती हैं लेदर की, तो काफी दूर है चेन्नई से, कोई और एक जगह नाम मुझे नहीं याद आ रहा पड़ता है। तो इनको टैक्सी से जाना था, तो ये सब लोग टैक्सी में थे, और हाईवे से ना जाकर वो उनको बीच बीच की सड़कों से ले गया डिस्ट्रीब्यूटर। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो, ये तो बहुत गंदा रास्ता है ये वो। तो उन्होंने बोला हाईवे से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय जाम लगा हुआ होता है। तो चलो, उस समय तो मेरे हस्बैंड के पास चॉइस नहीं थी, उन्होंने वहाँ काम किया, खत्म किया। जब भी 2 दिन बाद उनको वहां से फिर वापस आना था, तो उन्होंने बोला कि अब तुम हाईवे से लेके जाना, मुझे गलियों से नहीं जाना, मैं बहुत ज्यादा वहां पर गड्ढे थे। तो बोला कि ड्राइवर भी कहने लग गया कि सर वहां पर इस समय पूरा जाम होगा और आपकी फ्लाइट है और आप पहुंच नहीं पाओगे, कम से कम 2.5-3 घंटे लग जाएंगे अगर हम हाईवे से निकलेंगे तो मेरे हस्बैंड ने बोला जितना भी टाइम नहीं लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, मेरे गुरुजी मेरे को फटाफट पहुंचा देंगे और हम फ्लाइट भी पकड़ेंगे। फिर वो हंसने लग गया कि फिर तुम वही बातों में आ गए। तो वही हुआ कि हाईवे से आए, बोले हम चल तो रहे हैं, आगे हमें नहीं मालूम। तो जब वहां से निकले, और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो रास्ता पूरा क्लियर था, जबकि उनके हिसाब से कि फैक्ट्रीज बंद होती हैं और सारी लड़कियां बसों में और उसमें वापस घर जाती हैं सब, और इतना जाम जैम पैक्ट होता है। और ये लोग टाइम से वहां से निकले, वहां से पहुंचे, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो भी मान गया, ड्राइवर भी मान गया कि मान गए तुम्हारे गुरुजी। तो गुरुजी कुछ भी करा सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस यही कहता है, आप उनसे जुड़े रहो और उनको याद करते रहो। उन्होंने एक मंत्र जाप दिया, उसको करते रहो,
और बाकी और किसी भी चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने एक बहुत ही पावरफुल मंत्र जाप दिया है हम लोगों को, जैसे कल सिंगला अंकल भी बोल रहे थे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो उसका ही जाप करना है हम सबको, और गुरु जी की तरफ देखना है, गुरु जी को प्यार करना है और चीजें उनके ऊपर छोड़ देनी है। तो गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है। गुरु जी हम हमारे पर कितनी कृपा करते हैं कि उसका कोई अंत ही नहीं है।